ब्रैग ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया? What was Bragg's observation? First, for most of the elements, atomic stopping power is inversely proportional to the square of atomic weight. And secondly, he observed that alpha particles penetrate नहीं कर सकते few sheets of paper से या thin aluminium foil से, वो सिर्फ penetrate कर सकते हैं several centimeters of air. So we can say that the range of alpha particle depends on the medium. Range of alpha particles depends on medium. यहाँ से ब्रैग के ऑब्जर्वेशन से ब्रैग ने ये कंक्लूजन निकाला एंड ही आल्सो गिव दैट द specific ionization, that is the number of ions produced per unit length of the path of alpha particle, is directly proportional to loss of kinetic energy of alpha particle. Specific ionization, जिसको कि हम I से डिनोट करते हैं, that is directly proportional to the loss of energy, kinetic energy of alpha particle. तो जब ब्रैग ने अपने ये ऑब्जर्वेशन दिए एंड ब्रैग के जो ऑब्जर्वेशन थे वो वीक सोर्सेज पर काम नहीं करते थे. ब्रैग का एक्सपेरिमेंट वीक सोर्सेज के लिए नहीं था. तो वीक सोर्सेज के लिए गाइगर नट्टल ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही साधारण सा एक्सपेरिमेंट किया. एंड उस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले गाइगर ने स्टडी किया. गाइगर आल्सो स्टडीड दैट the decrease in velocity of अल्फ़ा पार्टिकल. ये कौन से अल्फ़ा पार्टिकल की डिक्रीज़ कहा गया है? जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके विच गिव द हीलियम प्लस आयंस. उन ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल को उसने ट्रांवर्स करवाया फ्रॉम मैनी sheets of mica of thickness, जो कि थिकनेस जो थी वो डिफरेंट थी. हर एक शीट की जो डिफरेंट थी पहले वाली शीट से डिफरेंट थी. तो माइका शीट्स में से उसने ट्रांसवर्स करवाया अल्फ़ा पार्टिकल को, जिससे कि उसने एक रिलेशन दिया फॉर द टोटल रेंज आर. टोटल रेंज क्यों कह रहे हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ अलग अलग थिकनेस की मिका शीट्स में से जो रेंज है अल्फ़ा पार्टिकल की अलग अलग थी. तो उस टोटल रेंज के लिए उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, दैट इज़ टोटल रेंज इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल के लिए उन्होंने एम्पेरिकल रिलेशन दिया. एंड दैट रिलेशन वाज नोन एज द गाइगर्स लॉ. एंड गाइगर लॉ इज the cube of the velocity is directly proportional to the range of alpha particle, and he used the proportionality constant as kr. So v is the velocity of alpha particles after traversing the mica sheets of different thickness. तो यहाँ इससे इस इक्वेशन में हम अगर ब्रैग का ऑब्जर्वेशन लगाएं तो ये मानते हुए लगाएं कि जो एनर्जी ड्रॉप हुई है अल्फ़ा पार्टिकल की W से लेकर, अगर हम गाइगर ने जो रिलेशन दिया है, दिस इज़ गाइगर रिलेशन. एंड व्हाट वाज द ब्रैग गिवन? स्पेसिफिक आयनाइजेशन, दैट इज़ I इज़ स्पेसिफिक आयनाइजेशन. I is directly proportional to loss of kinetic energy of alpha particle. इन दो गाइगर ने दिया ये गाइगर लॉ एंड दिस इज गिवन बाय ब्रैग. इन दोनों को यूज़ करते हुए वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक आयनाइजेशन रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो जो स्पेसिफिक आयनाइजेशन है उसको मान लीजिए जो अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है वो W से लेकर W माइनस dW तक चेंज होती है इन द पाथ लेंथ dr. कि अल्फ़ा पार्टिकल ने
dr पाथ लेंथ ट्रैवल किया, जिसमें कि उसकी एनर्जी चेंज हुई W से लेकर W माइनस dW तक. तो देन फ्रॉम द ब्रैग्स relation we can write the specific ionization as the loss of kinetic energy, and the energy was W. With respect to this change, the energy change is this. So that we can now put here the value of W in terms of, that is energy in terms of kinetic energy mv square. So if we put here the mv square, now in this relation for specific ionization as given by Bragg, if we put the value from the Geiger relation from this, that is velocity cube is k r. So गाइगर का रिलेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ. गाइगर का क्या रिलेशन है हमारे पास, ये है, मीन्स दिस इज r1/3 और v स्क्वायर इज 2/3. अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल ही रहने दें तो हमारे पास ये रिलेशन होगा दिस, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2/3. तो यहाँ हम इस रिलेशन को पुट कर सकते हैं. इस रिलेशन को पुट करने के बाद अगर हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ वी विल गेट 2/3. सो दिस will give us d/dr r 2/3 is equal to, हम इसको क्या ले सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन अगर हम इसका करें, ये हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इस टर्म का, तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा r माइनस 1/3. तो इस रिलेशन में जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के बाद आई है, हम यहाँ इसकी वैल्यू अगेन इसी टर्म में पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2/3 के 1/3 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अब हमने ले लिया है, एंड वी फाइंड फ्रॉम दिस रिलेशन, ये किसके इक्वल आ गया है, v के, दैट इज़ I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. यहाँ से इस रिलेशन में मान लीजिए रिलेशन नंबर 3 है और रिलेशन नंबर 4 की यहाँ d/dr इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है दिस टर्म. तो इट मीन्स द स्पेसिफिक आयनाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. इस टर्म से हमें क्या दिखाई दे रहा है, से हमें दिख रहा है द स्पेसिफिक आयनाइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल. अगर हम कॉन्स्टेंट्स को प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट में लिख दें तो हम स्पेसिफिक आयनाइजेशन को वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं. So the specific ionization produced by an alpha particle at any point in its track, in its path, is inversely proportional to the velocity at that point. Geiger and Nuttall method for weak sources देखेंगे. ये इनका experimental setup है. This is opening to send the gas inside this bulb. And the bulb is silver polished from the inner surface. The weak source is placed on the tip of the rod exactly at the center of this bulb, and the bulb inner surface is coated with silver, and that silver layer and the weak source is maintained at a high potential difference. Electrometer is also connected in the way to note the ionization current, and this bulb is also known as the electroscope. इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं. Geiger-Nuttall uses separators for weak sources, and the source is in the form of this thin small film or in the form of metal disc, and mounted at the center of the spherical glass, as we can see here, and this bulb is approximately of diameter 16 centimeter. By applying a high potential difference between this coating and this disc, electrometer can give the reading. The ionization current find a direction. Due to this potential
and when the electrometer current is plotted against the pressure, then we find this type of graph from this experiment. And this graph is according to the working of this experiment. This curve shows that the ionization at first increases. There is increase in the ionization at first with the increase of this pressure. Before this blue line, there is increase in the ionization, both for the polonium source, for polonium element and for the uranium element. But we can see here at a certain critical pressure, this is the critical pressure for polonium and this is the critical pressure for uranium. What is that critical pressure? ये critical pressure है क्या? जैसे जैसे डेंसिटी इस बल्ब की, पहले इस बल्ब को अच्छे से इवैक्यूएट किया जाता है, फिर इसके अंदर गैस डाली जाती है, एंड जैसे जैसे इसकी गैस की डेंसिटी को इंक्रीज़ करवाया जाता है तो अल्फ़ा पार्टिकल स्टार्ट करते हैं बल्ब की तरफ मूव करना, और जब वो बल्ब की तरफ मूव करते हैं तो वो रास्ते में क्या करते हैं, गैस पार्टिकल्स में आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। गैस में आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हुए उनको पहुंचना है बल्ब की इनर सरफेस तक। जब तक गैस का प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, और गैस का प्रेशर तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि ये इनर सरफेस पर बल्ब पहुंच नहीं जाए, अल्फ़ा पार्टिकल पहुंच नहीं जाते बल्ब के इनर सरफेस तक। और जब अल्फ़ा पार्टिकल बल्ब के इनर सरफेस पर होते हैं और गैस का अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो अल्फ़ा पार्टिकल यहीं पर रह जाते हैं इनर सरफेस पर, वो और गैस का प्रेशर बढ़ाने पर नहीं आयनाइजेशन और प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इट मीन्स दिस इज़ द पाथ जो अल्फ़ा पार्टिकल ने ट्रैवल किया है इनसाइड द बल्ब, दिस इज़ द रेंज, एंड दिस रेंज विल इंक्रीज द आयनाइजेशन। इलेक्ट्रोमीटर में हमें करंट मिलता रहेगा बढ़ता हुआ जब तक कि क्रिटिकल प्रेशर नहीं आ जाता। तो क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है एट विच नो फर्दर इंक्रीज इन करंट रिकॉर्डेड बट द करंट गेट सैचुरेट। ये वो प्रेशर है जिस पर कि गैस पार्टिकल्स अल्फ़ा पार्टिकल्स सभी बल्ब के इनर सरफेस पर पहुंच चुके हैं। वो जितनी रेंज वो दे सकते थे वो दे चुके हैं। So we can say that this radius of this bulb give us the range of the alpha particle, and this range is noticed at the standard temperature and pressure, and the range is always directly proportional to the temperature of gas but inversely proportional to the pressure of gas. Also we find that the range of alpha particle or the pressure, critical pressure vary from एलिमेंट टू एलिमेंट। पोलोनियम के लिए देखिए क्रिटिकल प्रेशर हमें थोड़ा ज़्यादा मिला, यूरेनियम के लिए कम मिला। इट मीन्स जो पोलोनियम जो है अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करते हैं वो ज़्यादा गैस प्रेशर तक अपनी रेंज दे सकते हैं, आयनाइजेशन दे सकते हैं, पर यूरेनियम से जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुए हैं वो कुछ कम ही प्रेशर तक रेंज अपनी दे सकते हैं, कुछ ही कम प्रेशर पर ही आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। गाइगर एंड न्यूटन बाय दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद दे arrived at a very interesting conclusion regarding the range of alpha particle R. This R is the range of alpha particle. What they conclude after this range, and they conclude that a relation that is with the disintegration constant. डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि हमने अभी अभी देखा यूरेनियम एंड पोलोनियम के लिए हमें जो ग्राफ है वो अलग अलग क्रिटिकल प्रेशर पर सैचुरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दे फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड दे फाउंड दैट द ग्राफ ऑफ log of range is straight line graph. Straight line graph they found for the range, log of range, and they found for different radioactive series.
डिफरेंट रेडियो एक्टिव सीरीज़ के लिए उन्होंने जब ग्राफ ड्रॉ किया log ऑफ r लेकर, तो उनको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, पर वो स्ट्रेट लाइन जो है डिफरेंट रेडियो एक्टिव सीरीज के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन का जो प्रेशर और टेम्परेचर था वो अलग अलग था, उनका जो आयनाइजेशन करंट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया वो डिफरेंट वैल्यूज़ का था। तो दे गिव बाय दिस ऑब्जर्वेशन दे गिव द Geiger-Nuttall law. And what is that law? The Geiger-Nuttall law is that log of lambda is equal to a log r plus b, where a is the constant जो कि सेम वैल्यू रखता है हर एक रेडियो एक्टिव सीरीज़ के लिए, बट बी एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसकी कि डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट सीरीज़ के लिए। तो इस रिलेशन पे उन्होंने इस रिलेशन से जो ग्राफ दिया था उस ग्राफ को अब हम देखेंगे व्हाट वाज दैट ग्राफ। Geiger-Nuttall law we find the slope for the straight line for the three series, and the slopes are almost equal, and if in this law we put the range as directly proportional to the kinetic energy, then we get the relation for disintegration constant and the kinetic energy of alpha particle.